हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का ज्योग्राफी वाला जयपुर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सेशन बीच में रुक गया था, तो आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम चैप्टर सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वर्दी के बारे में डिस्कस किया था। और हमने कल देखा था जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है उसके बारे में देखा था। 90% पॉपुलेशन 10% एरिया पर रहता है, और टॉप 10 कंट्रीज है वर्ल्ड की, उनमें 60% अराउंड पॉपुलेशन रहती है। और उन टॉप 10 में से 6 देश एशिया महाद्वीप से बिलोंग करते हैं, जिसमें हमने देखा था चीन, भारत, इंडोनेशिया, उसके बाद में पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। तो ये हमने कल डिस्कस किया था। और हमने रॉल्फ वाल्डो इमर्सन का कोट भी पढ़ा था कि एक महान राष्ट्र बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और जो मजबूत राष्ट्र और महान राष्ट्र स्त्री और पुरुष से बनता है, स्वर्ण या गोल्ड से नहीं बनता है। इसके बारे में डिस्कस किया था। और आज हम नेक्स्ट जनसंख्या का घनत्व यहाँ से टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता होती है। किसी भी लैंड सरफेस में उसके ऊपर निवास करने वाले लोगों को पोषण करने की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। हमें ये रेशियो समझना है कि इस पॉपुलेशन लैंड पर मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोग अपना जीवन सतत रूप से निर्वाह कर सकते हैं। यह सामान्यतः यही अनुपात जनसंख्या का घनत्व है। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। यह है इसका मेन फॉर्मूला। इसमें जनसंख्या का घनत्व और उसमें जनसंख्या बटा क्षेत्रफल के रूप में मेजर किया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, तो हमने क्षेत्रफल नीचे लिख दिया। और पॉपुलेशन 1.5 लाख, 1,50,000 है, इसको ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना होगा? तो इसमें जो कट जाएंगे 2 जीरो, तो पीछे 1500 बचेंगे। ठीक है। तो ये इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व होगा, ये 1580 वर्ग किलोमीटर। इससे उत्तर प्रदेश के बारे में आपको क्या पता चलता है? ठीक है। अब पता ये चलता है कि जो 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, वहाँ पर 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। डेंसिटी काफ़ी हाई है यहाँ पे। ठीक है। अब आगे दे रखा है कि नीचे दी गई तालिका 2.1 को देखिए। आप अवलोकन कर सकते हैं कि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। और नेक्स्ट हमें कॉन्टिनेंट वाइज देखना है, विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व। विभिन्न क्षेत्रों मीन्स एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन एवं कैरेबियन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ओशनिया। ओशनिया का यहाँ मतलब है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से। ठीक है। तो ये क्षेत्र दे रखे हैं कॉन्टिनेंट वाइज, महाद्वीप वाइज, और उनकी जनसंख्या 2018 के अनुसार है। और उनका क्षेत्रफल किलोमीटर स्क्वायर में दे रखा है। और जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। और विश्व में भाग, जो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट में कितना परसेंट पाया जाता है उसके बारे में दे रखा है। तो एशिया महाद्वीप सबसे पहले लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से और एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है वो 146 है। और वर्ल्ड का लगभग 59.5% पॉपुलेशन, लगभग 60% पॉपुलेशन एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। ठीक है। और एशिया महाद्वीप में भी जो उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पार्ट है एशिया का, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड नंबर पर है, और एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सेकंड नंबर पर है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 43 है। और पॉपुलेशन परसेंटेज है नियरली 17% पॉपुलेशन है जो वर्ल्ड की अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। तो इनकी सीक्वेंस याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टॉप 10, सॉरी, जो टॉप 5 या टॉप 4 कॉन्टिनेंट दे देंगे, और सामने उनका पॉपुलेशन परसेंटेज दे देंगे या उनका डेंसिटी दे देंगे कि मैच ऑफ द फॉलोइंग करो, और जो आंसर है उसको निकालो। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूरोप। तो यूरोप जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर है, और एरिया की दृष्टि से भी तीसरे नंबर पर है। और उसके बाद में इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो
33 है और 9.7% पॉपुलेशन यहाँ पे निवास करती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है लैटिन अमेरिका और कैरेबियन। ये जनसंख्या की दृष्टि से फोर्थ नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी फोर्थ नंबर पर है और इसका घनत्व है जो 32 है और पॉपुलेशन का परसेंटेज है वर्ल्ड में वो है 8.5%। ठीक है। तो ये जनसंख्या घनत्व और पॉपुलेशन में सेम ही है। ठीक है, इनकी रैंकिंग है जो सेम ही है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका। पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5वें नंबर पर है। ठीक है। एशिया एक हो गया, यूरोप दो, सॉरी एशिया एक, यूरोप अफ्रीका दो, यूरोप तीन, लैटिन और कैरेबियन अमेरिका चार हो गए और उत्तरी अमेरिका 5वें नंबर पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी ये 5वें नंबर पर है और इनका जो घनत्व है वो 20 है और 4.8%, लगभग 5% पॉपुलेशन उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। फिर ओशनिया, लास्ट में ओशनिया है, उसका क्षेत्रफल भी कम है और जनसंख्या भी कम है। उसके बाद में इसका जनसंख्या घनत्व है वो सिर्फ 5 है और 0.5% पॉपुलेशन पाई जाती है, लेस देन 1% पॉपुलेशन एक महाद्वीप है जहाँ पे पाई जाती है वो है ओशनिया। ठीक है। तो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको इंडेक्स को याद रखना। ठीक है। सीक्वेंस वाइज इसमें एक तो जनसंख्या घनत्व और पॉपुलेशन का याद रखना और दूसरा ये सीक्वेंस याद रखनी है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। इनमें ऐसा भी क्वेश्चन दे देंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में पूछ लेंगे या असेंडिंग में पूछ लेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसको जनसंख्या वितरण के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभावित करते हैं, वहाँ से किसी रीजन, फॉर एग्जांपल ये कोई क्षेत्र है, अब यहाँ पे मैदानी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है और यहाँ पे ये पठारी रीजन है। ठीक है। अब तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से रीजन में पाई जाएगी ये कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है। तो ये ह्यूमन सेटलमेंट जो न्योलिथिक पीरियड है जहाँ से एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन होता है, आज से लगभग 10,000 साल पहले की बात है, तो वहाँ से पॉपुलेशन सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले मेसोपोटामिया, उसके बाद में इजिप्टियन, ठीक है, उसके बाद में इंडो जो इंडियन वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, माओ सभ्यता है। तो ये बहुत सारी सभ्यताएं थी, उनका जो मेन लैंड था वो किन किन भौगोलिक दृष्टि में किन किन भौगोलिक दृष्टि को अपने रहने योग्य बनाती थी। तो उनके सबके मेन कॉमन फीचर यही थे कि वो एक तो नदी के किनारे पर बसते थे। ठीक है। और दूसरा फर्टाइल लैंड होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे उपजाऊ भूमि होनी चाहिए थी कहने का मतलब। ठीक है। और आसपास में जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है वो भी इनको सुगम रहनी चाहिए थी। ठीक है, किसी दूसरे रीजन से कनेक्ट होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, जो भी जितनी भी सिविलाइजेशन थी एंसेंट, उनका ये मेन फीचर्स थे। तो अब जो मैदानी रीजन है, ठीक है, वहाँ पर ये क्लाइमेटिक कंडीशन या बोल दो जो फिजियोग्राफिक दशाएं पाई जाती है। ठीक है। तो इसमें भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, सबसे पहले भौगोलिक कारक के बारे में देखते हैं। ठीक है। अब भौगोलिक कारक में पहला है जल की उपलब्धता। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी जहाँ भी होगी वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करेंगे। ठीक है। तो इसमें जल की उपलब्धता में है कि जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ये आप सभी को पता है, जल के बिना इस धरती पर कोई नहीं रह सकता। अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने की प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने, जल के साथ बनाने भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योग और नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण है कि नदी घाटियाँ विश्व में सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र है। ठीक है। अब इंडिया की बात करें तो गंगा, ठीक है, और अमेरिका की बात करें तो जो मिसिसिपी रिवर है, और उसके बाद में जो कांगो रिवर है, कांगो जाइल है, नील रिवर है वापस अफ्रीका में। और एशिया की बात करें तो हवांगो, चीन की जो हवांगो वैली है, ठीक है, यंसी रिवर है। और यूरोप में जो पो रिवर है, इटली की पो रिवर है, और राइन रिवर है। ठीक है। तो ये सारी नदी घाटियाँ हैं वो डेंस पॉपुलेशन के लिए जानी जाती है। यहाँ पे जल की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। फिर ट्रांसपोर्टेशन, जो नौ संचालन की फैसिलिटी भी नदियाँ प्रोवाइड करवाती है, तो इसलिए जल की उपलब्धता जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। सेकंड है भू आकृति। लोग समतल मैदानों और मंद ढाल पर बसने को वरीयता देते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग के लिए अनुकूल होते हैं।
अब जो भू आकृति है, फिजियोग्राफी है, उसको लोग लैंड फॉर्म से उसको ज़्यादा प्रेफर, कौन से किस टाइप के लैंड फॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि एक तो मैदानी रीजन हो और दूसरा कोई समतल ढलान वाला रीजन हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो जाएगा आसानी से, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी डेवलप हो जाएगी, वहाँ पे इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल दशाएं पाई जाएगी। ठीक है, तो इंडस्ट्री को चाहिए क्या, ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए और अच्छा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उनको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन चाहिए रॉ मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद में पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है। अब हिमालय क्षेत्र है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो गंगा का घाटी रीजन है, गंगा का मैदानी रीजन है, और नॉर्थ में हिमालय है। ठीक है, तो अब हिमालय में जो गंगा घाटी रीजन है वहाँ पर समतल मैदानी भाग है। ठीक है, पहली बात तो। दूसरा, अच्छा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है। तीसरा, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है। चौथा, यहाँ पे रिवर है। और पांचवा, यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, रेनफॉल बोल लो, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, जो भी चीज़ें बोल लो वो सूटेबल है एज कम्पेयर टू हिमालयन रीजन। यहाँ पे एक तो जो लैंड टोपोग्राफी है वो रफ है। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ लैंड टोपोग्राफी है, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं होगी अच्छी। ठीक है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बीच में होता है, दून घाटियों में होता है, जो बीच में वैली होती है वहाँ पे होता है, सभी जगह नहीं होता है। और ह्यूमन सेटलमेंट है वो भी विकिरणित टाइप का है, तो ये अवरोधक है। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते थे। अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा का मैदान विश्व में सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। तो ये एग्जाम्पल भी दे दिया बाद में। नेक्स्ट है जलवायु, क्लाइमेट। अति उष्ण तथा ठंडे मरुस्थल, अति उष्ण तथा ठंडे मरुस्थल मरुस्थल मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अति उष्ण और ठंडे जलवायु, सॉरी, ठंडे मरुस्थल की विषम जलवायु। अब यहाँ पे जैसे थार का मरुस्थल है, इंडिया की बात करें, तो जो थार डेजर्ट है, और दूसरी तरफ कोल्ड डेजर्ट है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाले रीजन में। तो ये दोनों ही जनसंख्या वितरण के पॉइंट ऑफ व्यू से विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र होंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम है। ठीक है, यहाँ पे जल आसानी से मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है कि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, और यहाँ पर जो ग्लेशियर वगैरह है वो जमे हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जल नहीं मिलता, ठंड की वजह से जमे हुए रहते हैं, जो जल जमा हुआ रहता है। तो यहाँ पे आगे बोल रहा है कि सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है, जिनमें अधिक मौसमी जनसंख्या पाई जाती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बसे हुए हैं। अब भूमध्य सागरीय जलवायु किस टाइप, कौन कौन से रीजन में पाई जाती है, कि दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप, और जो पूर्वी एशिया है उस वाले रीजन में जो भूमध्य सागर है उसके चारों ओर जो भी बसे हुए हैं, उत्तर में यूरोप आ जाएगा, इधर एशिया आ जाएगा, और इधर साउथ में अफ्रीका आ जाएगा, और इधर पश्चिम में तो अटलांटिक महासागर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भूमध्य सागरीय रीजन में एक माइल्ड टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे जो जनसंख्या वितरण है वो सघन टाइप का है। नेक्स्ट है सॉइल्स, मृदाएं। ठीक है, तो मृदाएं जो मिट्टियां होती है उनको, वो पॉपुलेशन को कैसे डिसाइड करती है, पॉपुलेशन पैटर्न को, जिसमें उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इनसे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि ये मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती हैं। ठीक है, क्या आप भारत में उन क्षेत्रों के नाम बता सकते हैं जहाँ कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है। अब पहले तो इन सघन जनसंख्या की बात करते हैं, जो गंगा घाटी वाला रीजन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन विरल जनसंख्या वाले कौन कौन से रीजन है, तो इंडिया में एक तो थार का मरुस्थल वाला रीजन हो गया, दूसरा हिमालय क्षेत्र हो गया, और तीसरा नॉर्थ ईस्टर्न पहाड़ी रीजन हो गया, और जो सेंट्रल हाईलैंड है, विंध्यन सतपुड़ा, ये रेंज वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो इंडिया में ये रीजन है जहाँ पर सघन जनसंख्या पाई जाती है, सॉरी, विरल जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है, अब सघन जनसंख्या एक तो गंगा घाटी वाला मैदान हो गया, दूसरा जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पर हो गया, और तीसरा जो इनलैंड पार्ट है, कोस्टल, जो दोनों पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में, वहाँ पर
थोड़ी सघन जनसंख्या पाई जाती है, फिर द्वीपीय क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो ये रीजन है जो इंडिया के सघन और विरल जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा आर्थिक कारक। ठीक है, आर्थिक कारक में पहला है खनिज। अब खनिज जनसंख्या को कैसे प्रभावित करता है वितरण को, जिसमें खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं, खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इस क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है, अफ्रीका का तो ये है कि वहाँ पे जो कटंगा और जाम्बिया की तांबा पेटी है वहाँ पे सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को देखें तो इंडिया में ऐसी कौन कौन सी लोकेशन है जहाँ पे खनन की वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है, कहने का मतलब जनसंख्या वितरण संकेंद्रित है। तो इसमें हम जो हजारीबाग का प्लेटिव रीजन है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें तो जमशेदपुर जो सिटी है उसकी स्थापना ही खनिज के पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे एक तो जो रोजगार के लिए जो लोग गए हैं, कुशल और अर्धकुशल, कहने का मतलब स्किल्ड और सेमी स्किल्ड कर्मी है, वर्कर्स है, वो इन क्षेत्रों में जाते हैं और बाद में यहीं पर अपना घर बना लेते हैं। तो इसी के आधार पर वहाँ पे नगरों का निर्माण हो जाता है। तो ये है खनन और औद्योगिक गतिविधियां रोजगार उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो खनिज क्षेत्र रीजन होते हैं वहाँ पर पॉपुलेशन हाई रहती है। नेक्स्ट है नगरीकरण। जो अर्बनाइजेशन प्रोसेस है उसको देखते हैं कि नए रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधा संबंधी सुविधा तथा परिवहन और संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नागरिक सुविधाएं तथा नगरीय जीवन के आकर्षण लोगों को नगर की ओर खींचते हैं। अब जो सिटीज है इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी बात कर लें तो वहाँ पे एक तो रोजगार के अच्छे साधन मिल जाते हैं, हर टाइप का एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है वहाँ पे। फिर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी नगरों की पॉपुलेशन हाई रहती है। ठीक है, संबंधित सुविधाएं और परिवहन एवं संचार, जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट है, उसकी भी बेहतर सुविधाएं वहाँ पे मिलती है और अच्छे साधन मिल जाते हैं। तो इस वजह से नगरों में ज़्यादा लोग रहते हैं, तो नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या से प्रवास होता है और नगर का आकार बढ़ जाता है। अब ये नगरों में पॉपुलेशन आएगी कहाँ से, ग्रामीण क्षेत्र से आएगी, तो जो माइग्रेशन होगा उसके कारण नगरों की पॉपुलेशन या उनका आकार बढ़ जाता है। विश्व के विराट नगर प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में प्रवासियों को निरंतर निरंतर आकर्षित करते हैं। ठीक है, जो मेगा सिटीज है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये पॉपुलेशन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक बॉक्स में बात दे रखी है हाईलाइट करके, फिर भी नगरीय जीवन अत्यंत कष्टदायी हो सकता है। नगरीय जीवन के कुछ कष्टदायी पक्षों को सोचिए। अब नगरीय जीवन में देखो, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। पहली बात तो जिस नगरों में सूटेबल पॉपुलेशन है वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जीवन एकदम शांत है, सुखी है, वहाँ पे पानी, बिजली, परिवहन और ये सब सुविधाएं अच्छे से मिल जाती है, चिकित्सा हो या एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा किसी भी सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे की बात करें, ठीक है, तो बॉम्बे में क्या होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी हाई है कि वहाँ पे ऐसे स्लम्स एरिया डेवलप हो गए हैं जहाँ पे रहने की कंडीशन बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, पानी जो पीने का पानी है उसकी अच्छी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, सीवेज लाइन नहीं है वहाँ पे, और वहाँ पे बिजली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं है। फिर ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का तो बिल्कुल ही वहाँ पे जीरो है। उसके बाद में यहाँ पे जो वाटर बॉर्न डिजीज होती है, ठीक है, उनकी वजह से जो जल भरा होता है उन क्षेत्रों में ये बस जाते हैं। ठीक है, तो जो बॉम्बे में स्लम्स एरिया है जिसमें एक रीजन है धारावी, ठीक है, तो वो विश्व का सबसे बड़ा स्लम्स एरिया है। ठीक है, एशिया का बोल दो, एशिया का सबसे बड़ा स्लम्स एरिया धारावी है। ठीक है, तो इस टाइप की कंडीशन होती है वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एक टाइम होता है सिटी अनुकूल रहती है, कब तक, जब तक कि वहाँ पे जितनी ज़रूरत हो लोगों की उतना ही रहे। ठीक है, जब ज़्यादा कैपेसिटी में लोग आने लग जाते हैं तो वहाँ पे मानव प्रतिकूल दशाएं विकसित हो जाती है। अब नेक्स्ट है औद्योगिकीकरण। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित करता है कि औद्योगिक पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है। हमने खनिज पढ़ा था उस समय, ये बात पढ़ी थी कि बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इसमें केवल कारखाने के श्रमिक ही नहीं अपितु परिवहन,
परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। अब औद्योगिकीकरण वाले रीजन में क्या होगा कि केवल श्रमिक ही नहीं आएंगे, वहाँ पे काम करने वाले लोग भी नहीं आएंगे। अब काम करने वाले लोग आएंगे तो अपने साथ में परिवार लेके आएंगे, फैमिली रहेगी। तो इमेजिन कीजिए यहाँ पे 50,000 फैमिली रह रही है, ठीक है। तो उनके स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को देखने के लिए डॉक्टर भी आएंगे, उनके अकाउंट बैंकिंग संबंधी संबंधी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और बैंकिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए बैंक कर्मी भी आएंगे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी आएंगे, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए इस लोगों के लिए परिवहन चालक भी आएंगे, मतलब ड्राइवर भी आएंगे। और अन्य सेवाएं जैसे फॉर एग्जांपल जो अदर फैसिलिटीज है, फॉर एग्जांपल मान लो आप जो बाल काटने वाले, इस टाइप के जो छोटे छोटे जो कहने का मतलब क्या बोल सकते हैं आप, जो सहायक सेवाएं हैं, उनके लिए भी बहुत सारे लोग आएंगे, ठीक है। तो ये है औद्योगिकीकरण के कारण जनसंख्या वितरण होता है। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है, ठीक है। तो जैसे इंडिया का छोटा नागपुर पठारी रीजन है, उसके बाद में जो मिडलैंड रीजन है वहाँ पे औद्योगिकीकरण हो रहा है, जैसे बोकारो, भिलाई, ठीक है, दूरपुर। ये लोकेशन है इंडिया में जहाँ पे ये सारे इस टाइप के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। अब नेक्स्ट है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। उसमें कुछ स्थान धार्मिक अथवा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों को छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्या आप अपने प्रदेशों में से कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं? अब सांस्कृतिक और सामाजिक कारक क्या होते हैं? सामाजिक और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर कौन कौन से होते हैं कि कुछ स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाराणसी हो गया, और साउथ में मदुरई हो गया, ठीक है। और इस टाइप वाले जो रीजन है वहाँ पे क्या होता है कि सामाजिक और धार्मिक जो फैक्टर है वो ज़्यादा पावरफुल होता है, तो उसकी वजह से लोग वहाँ पे ज़्यादा है ना प्रेफर करते हैं, ठीक है। उस प्रकार सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले रीजन है वहाँ से लोग चले जाते हैं। कोई भी जियोग्राफिकल रीजन है वहाँ पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, क्योंकि राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे प्रतिकूल दशाएं हैं, ठीक है। कभी भी मारकाट हो जाती है, ठीक है, दंगे हो जाते हैं। इस वाले रीजन को छोड़ के लोग दूसरे रीजन में जाना पसंद कर रहे हैं। उसके बाद में सामाजिक अशांति है, यदि सोशल अनरेस्ट है किसी रीजन में तो भी दूसरे रीजन में जाके बस जाएंगे लोग, ठीक है। तो और ऐसा भी है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे एक ट्रेड चल रहा है, ठीक है। एक ट्रेंड ये चल रहा है कि जो अर्बन रीजन है, ठीक है, नगरीय क्षेत्र है, वहाँ से लोग क्या करते हैं, नगरों के पास वाले रीजन में ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, यहाँ से मतलब 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, ठीक है। वो नगरीय रीजन को छोड़कर उस पास वाले बेल्ट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रवास की रिवर्स स्ट्रीम एक चालू हुई है, जो नगर से ग्रामीण की तरफ बोल देते हैं उसको, बोल सकते हैं। तो ये वाला सिस्टम वेस्टर्न कल्चर में ज़्यादा, जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका का जो अर्बन एरिया है वहाँ पर ये ज़्यादा है, क्योंकि एक तो अर्बन रीजन में यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाला रीजन रहता है, ठीक है। और उसके बाद में जो रहने योग्य दशाएं हैं वो है नहीं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ज़्यादा मतलब सूटेबल कंडीशन नहीं है। और एक आप सभी को पता होगा कि जो अर्बन एरिया होता है वो एक हीट आइसलैंड की तरह वर्क करता है। यहाँ पे एक तो बिल्डिंग की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, जो बड़ी बड़ी कांच की बिल्डिंगें होती हैं उनकी वजह से जो सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, परिवहन व्यवस्था, उसकी वजह से जो क्या बोल सकते हैं उसको, वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, उसकी वजह से टेम्परेचर सराउंडिंग एरिया की तुलना में सिटी वाले रीजन में थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। तो इसको भी अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते हैं, सिटी रीजन से थोड़ा बाहर रहने का प्रेफर करते हैं। वो अपना काम होता है दैनिक जीवन का, तो वो 50 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, तो सिटी में आ जाते हैं और काम करके वापस अपने रूरल एरिया में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें हमने 3 मेन कारक पढ़े थे। इसमें पहला है भौगोलिक कारक, भौगोलिक में जल की उपलब्धता, भू आकृति और जलवायु और मृदाएं, ये 4 चीजें पढ़ी थी। आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण।
सामाजिक और सांस्कृतिक में हमने धार्मिक और सांस्कृतिक पढ़ा था, फिर सामाजिक और राजनीतिक अशांति लोगों को भगाने का काम करती है, और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये दो चीज़ें पढ़ी थी। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि। अब पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। अब यहाँ पे दो चीजें बोल रही है, एक तो जनसंख्या वृद्धि दे रखी है और एक जनसंख्या परिवर्तन दे रखा है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है, ठीक है। और जनसंख्या परिवर्तन, अब जनसंख्या परिवर्तन क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन का भी ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसमें मृत्यु दर, प्रवास, जन्म दर, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो कौन कौन से फैक्टर चेंज हो जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर में चेंज हो जाते हैं, उनकी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ये भी सारी चीजें आगे देखेंगे। ये परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पे हम मानेंगे कि वहाँ पे जो ऐतिहासिक कारण रहे होंगे, कुछ सांस्कृतिक कारण रहे होंगे, या आर्थिक प्रगति अच्छी हुई होगी, ठीक है। और सामाजिक उत्थान हुआ होगा, वहाँ पे सोशल करने का मतलब इवोल्यूशन हुआ था, डेवलपमेंट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें किसी भी रीजन के पॉपुलेशन को, पॉपुलेशन ग्रोथ को या पॉपुलेशन चेंजेस को सूचक करती है, इससे अभिप्राय ये है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखी है जनसंख्या भूगोल की, कुछ आधारभूत संकल्पनाएं, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, उनको एक बार देखते हैं। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे, एग्जाम में पूछ देते हैं कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, ये तो काफ़ी सिंपल टर्म है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ लेते हैं कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को कैसे निकालते हैं, या आपको क्वेश्चन दे देंगे जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है, और चार आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है, इसके सिमिलर। तो इसमें पहला है जनसंख्या की वृद्धि। पॉपुलेशन ग्रोथ के समय, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या बोलेंगे जनसंख्या की वृद्धि को, कि समय के दो अंतराल के बीच में एक विशेष क्षेत्र में होने वाली जनसंख्या के परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। अब इसका मेन पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल इंडिया की बात करें, तो इंडिया 2011 से 2021, ये दो समय बिंदु है, ठीक है, 2011 से 2021। अब इसमें इस टाइम पीरियड में जनसंख्या में कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लेते हैं 100 लोग थे, और यहाँ पे मान लेते हैं 10 लोग, 110 लोग हो गए। और यहाँ पे दूसरी कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 लोग है, और 2021 में यहाँ पे 90 लोग हो गए, ठीक है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ तो हुआ है, वो पॉजिटिव हुआ है या नेगेटिव हुआ है, ये अभी डिसाइड नहीं किया है हमने हमने इतना डिसाइड किया कि पॉपुलेशन में ग्रोथ हुई है, ठीक है। वो ग्रोथ नेगेटिव है या पॉजिटिव है। यदि हम 100 पे 110 की बात करें, तो यहाँ पे 10% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 10% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं कि यहाँ पे 2011 में 100 थी, और यहाँ पे 2021 में 90 हो गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि 10% पॉपुलेशन लॉस हुआ है, ठीक है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है, ठीक है। तो जहाँ पे भी जनसंख्या की वृद्धि की बात आ जाए, तो नकारात्मक हो सकती है, सकारात्मक हो सकती है। अब यदि आपको एग्जाम में स्टेटमेंट दे दे, पहला स्टेटमेंट दे दे कि जनसंख्या की वृद्धि केवल सकारात्मक होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक भी हो सकती है, ठीक है। अब समय के दो अंतरालों के बीच के एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या की वृद्धि कहा जाता है। यहाँ पे परिवर्तन की बात की गई है, ठीक है। तो परिवर्तन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि हम भारत की बात करें, तो 2001 की जनसंख्या 102.70 करोड़ को 2011 में 121.02 करोड़ में से घटाएं, तो हम तब हमें जनसंख्या की वृद्धि पता चलती है कि 18.15 करोड़ प्रति वर्ष जनसंख्या ग्रोथ हुई है इंडिया में, ठीक है। तो वास्तविक संख्या का पता चलता है कि एक्चुअली में प्रति वर्ष जनसंख्या कितनी ग्रोथ हुई है, तो ये चीज़ यहाँ पे पता चलती है। नेक्स्ट है जनसंख्या की वृद्धि दर। अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, वो है कि जनसंख्या में परिवर्तन है जो प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था 100 से 110 हो गया, तो यहाँ पे 10% है, 100 से 90 हो गया, तो यहाँ पे 10% है। वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो हम डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हैं।
नेक्स्ट है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अब नेचुरल ग्रोथ क्या होती है? एक तो ग्रोथ रेट होती है, वो तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। एक नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होती है, उसको देखते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाले संख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। जैसे प्राकृतिक वृद्धि दर कितने जन्मे और कितनों की मृत्यु हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 100 जन्मे और 50 की मृत्यु हो गई तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्या है? 50% है। ठीक है, कि 100 जन्मे और उनमें से 50 की डेथ हो गई। तो ये है प्राकृतिक मृत्यु दर सॉरी प्राकृतिक वृद्धि दर बोल सकते हैं पॉपुलेशन की। नेक्स्ट है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। एक तो है नेचुरल ग्रोथ रेट और एक है रियल ग्रोथ रेट। अब ये है कि ये वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि दर वास्तविक वृद्धि दर हमने क्या पढ़ी थी? बर्थ माइनस डेथ, आगे कर लेंगे आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ठीक है, कोई भी, फॉर एग्जाम्पल ये रीजन है। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात तो हम यहाँ इस रीजन की हम वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि यहाँ पे जन्म कितनों का हुआ। ठीक है, और मृत्यु कितनों की हुई। ठीक है, तो उसके बाद में हम निकालेंगे आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ठीक है, ये दो टर्म है आप्रवास और उत्प्रवास, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो आप्रवास का मतलब एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। ठीक है, आप्रवास का मतलब आ जाना। ठीक है, किसी नए स्थान पर आ जाना। ठीक है, तो ये होता है आप्रवास। और उत्प्रवास का मतलब है कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उनको उत्प्रवासी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप्रवासी का मतलब है ये दो रीजन है। ठीक है, तो आप्रवासी का मतलब है कि इस नए रीजन में आ जाना। ठीक है, और उत्प्रवास का मतलब है किसी दूसरे रीजन में चले जाना। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, स्पष्ट बोल रहा है कि आप्रवासी का मतलब है प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं, और उत्प्रवास जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, उनको उत्प्रवास कहते हैं। तो इनमें जो चेंजेज आए हैं उनको बोलते हैं वास्तविक वृद्धि दर। ठीक है, तो ये आपको टर्म याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, जिसमें जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि ये है कि यह तब होता है जब दो समांतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाती है, या जब अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाते हैं। दो कारण है जनसंख्या के धनात्मक वृद्धि के, पॉजिटिव चेंजेज के, पॉजिटिव ग्रोथ रेट के। इसमें पहला क्या है कि जन्म होता है 100 का और मृत्यु होती है 50 की, तो जो 50 बच गए हैं वो ऐड हो जाएंगे पॉपुलेशन में। और दूसरा क्या है कि किसी भी रीजन से जनसंख्या, फॉर एग्जाम्पल इस रीजन में 100 जन्मे थे और 50 की मृत्यु हो गई, तो मूल कितने बचे? 50। अब किसी दूसरे रीजन से इसमें 50 लोग आके बस गए। ठीक है, तो इसकी चाहे, ठीक है, यहाँ पे 50 की डेथ तो हो गई, लेकिन किसी दूसरे रीजन से भी 50 लोग आके बस गए, तो यहाँ पे जितने जन्मे थे ना उतनी, मतलब जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो ये है धनात्मक वृद्धि दर। दूसरा है ऋणात्मक वृद्धि दर। यदि दो समांतरालों के बीच में जनसंख्या कम हो जाए उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, डेथ हो जाए या लोग किसी दूसरे रीजन में चले जाए। ठीक है, ये तब होती है जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाती है अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाते हैं। सेम एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे जन्म दें तो 100 है और मृत्यु 120 की हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में जो बच्चे कुछ लोग हैं वो दूसरे रीजन में भी चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। तो ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वास्तविक वृद्धि दर वाला इंपॉर्टेंट है और ये प्राकृतिक वृद्धि दर वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये दो चीजें याद रखने। नेक्स्ट है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से पॉपुलेशन में चेंजेस आता है। ठीक है, इसमें हम पहला पढ़ते हैं क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, अशोधित जन्म दर। अब यहाँ पे तीन घटक है, जन्म मृत्यु और प्रवास। ठीक है, अब अशोधित जन्म दर क्या है कि इसको कैसे मेजर करते हैं? अशोधित जन्म दर को प्रति हजार स्त्रियों द्वारा दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो ये है। ठीक है, किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म और किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य की जनसंख्या मल्टीपल 100। ठीक है, तो इसका एक दूसरा फॉर्मूला ये भी है कि
क्रूड बर्थ रेट बराबर BI अपॉन P इंटू 100,000। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, कभी मतलब एग्जाम में पूछ ले सीधा सीधा तो हाँ, इसको ऐसे व्यक्त करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट की मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से ही नहीं अभी तो घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। अब पॉपुलेशन में चेंजेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी दो क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, तो दो क्षेत्रों की बात करें तो पहले क्षेत्र में तो क्या है कि हाई बर्थ रेट है और हाई डेथ रेट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 35 बच्चों का जन्म हुआ और 35 मर गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन चेंजेज है वो नगण्य रहेगा लगभग। ठीक है, डेथ भी हाई है और बर्थ भी हाई है। ठीक है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे यदि 35 बच्चों का जन्म हुआ और माना कि 20 बच्चों की डेथ हो गई, ठीक है, तो बच्चे कितने, 15। ठीक है, तो जो एक्चुअल पॉपुलेशन चेंजेज आया वो भी इन दोनों टर्म से समझा जा सकता है कि पॉपुलेशन चेंजेज जन्म और मृत्यु दर के जो मेन फैक्टर है उन्हीं से डिसाइड होता है। नेक्स्ट है अशोधित मृत्यु दर, किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने का एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब हमने जन्म दर की बात की थी तो हमने यहाँ देखा था कि प्रति हजार स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चे। अब यहाँ पे है मृत्यु दर की बात करें तो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या, मतलब 1,000 पॉपुलेशन बात करें और यहाँ पे माना कि 100 की डेथ हो गई है। ठीक है, तो जो 900 बचेंगे वो पॉपुलेशन को डिसाइड करेंगे और जो हजार में से 100 की डेथ हो गई है वो 10% यहाँ पे डेथ रेट है। ठीक है, तो क्रूड डेथ रेट को कैसे व्यक्त करते हैं, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटा उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इसको एक दूसरे फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करते हैं। एक मिनट, जो एग्जाम में कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं, क्रूड डेथ रेट बराबर D/P इंटू 1000। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। उसके बाद में नेक्स्ट है मोटे तौर पर मृत्यु दर किसी क्षेत्र की जनांगीय संरचना, सामाजिक उन्नति और आर्थिक विकास के स्तर द्वारा प्रभावित होती है। अब फॉर एग्जांपल किसी भी रीजन की पॉपुलेशन स्ट्रक्चर कैसी होगी, यहाँ पे मृत्यु दर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये किन किन से प्रभावित होगी, पहली तो जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है यहाँ का उस पर डिपेंड रहेगी। उसके बाद में सामाजिक उन्नति, समाज की स्थिति क्या है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ है या नहीं हुआ, लोगों की लोग अवेयर है या नहीं है। ठीक है, स्वच्छता सुरक्षा इन सारे चीज़ों से। ठीक है, लोगों की लिटरेसी लेवल क्या है लोगों का, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है यहाँ का। ठीक है, यहाँ पे जल आपूर्ति, बिजली और जो भी एम्यूनिटीज होती हैं, बेसिक एम्यूनिटीज, वो लोगों को प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, तो इन चीज़ों पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है माइग्रेशन, प्रवास। तो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक और घटक है जिससे जनसंख्या का आकार परिवर्तित होता है, जिसमें इसको मैन प्रवास माना गया है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाते हैं तो वे स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उसको उद्गम स्थान कहते हैं और जिस स्थान से आगमन करते हैं उसको गंतव्य स्थान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट ए रीजन है और ये पॉइंट बी रीजन है। ठीक है, ए से बी की तरफ जो लोग जाएंगे उनको ए को बोलेंगे पैलेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, उद्गम स्थान, और बी को बोलेंगे पैलेस ऑफ डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान। ठीक है, यहाँ से लोग शुरू हुए और यहाँ पे आके रहने लग गए, ए से शुरू हुए और बी पे रहने लग गए, तो इसको बोलेंगे ओरिजिन और इसको बोलेंगे डेस्टिनेशन। ये है उद्गम स्थान, जनसंख्या में कमी को दर्शाता है। तब जो ओरिजिन पैलेस है, पैलेस ऑफ ओरिजिन, वहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी। माना कि पैलेस ऑफ ओरिजिन है, वहाँ पे पहले 100 लोग रहते थे और 10 लोग बी पे चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे 90 ही बचे हैं। तो इसलिए जो उद्गम स्थान है उस वो जनसंख्या की कमी को दर्शाता है, जबकि जो डेस्टिनेशन पॉइंट है, गंतव्य स्थान है, वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ जाती है। यहाँ पे पहले माना कि 100 थी और 10 ए से आ गए तो यहाँ पे 110 हो गई। तो इसलिए उद्गम स्थान तो जनसंख्या की कमी को दर्शाता है और गंतव्य स्थान जनसंख्या की वृद्धि को दर्शाता है।
प्रवास को मनुष्य और संसाधनों के बीच बेहतर संतुलन प्राप्त करने की दिशा में एक स्वतःस्फूर्त प्रयास के रूप में निरूपित किया जाता है। अब मनुष्य क्या करता है, संसाधनों की तरफ भागता है। ठीक है, संसाधनों का मतलब है वो आर्थिक जीवन से संबंधित हो, ठीक है, सामाजिक जीवन से संबंधित हो, जैसे अच्छी रोजगार की सुविधा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, परिवहन, संचार, इन व्यवस्थाओं के लिए मनुष्य ग्रामीण से शहर की तरफ भागता है। ठीक है, और गांवों में अच्छी फैसिलिटी होगी तो आने वाले टाइम में लोग शहरों से गांवों की तरफ भागेंगे। ठीक है, तो ये है प्रवास का मेन कारण। प्रवास स्थायी, अस्थायी अथवा मौसमी हो सकता है। अब स्थायी प्रवास कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल कोई रूरल इलाके से अर्बन इलाके में आके बस गया। ठीक है, और उन्होंने अपना यहाँ पे जितनी भी जमीन वगैरह थी सारी बेच बाच के यहाँ पे अर्बन एरिया में आ गए रूरल से। तो यहाँ पे इसने अपना जो भी सेटअप था वो विकसित कर लिया, घर बना लिया। ठीक है, सारी चीजें, ग्रामीण से इसका कोई अब नाता नहीं रहा। इसको बोलते हैं स्थायी प्रवास। और अस्थायी प्रवास का मतलब है कि कुछ 1-2 साल के लिए या 5 साल के लिए अर्बन रीजन में कमाने आया है और अपनी संसाधनों को तलाशने आया है, और जैसे ही इनकी जो काम हो जाएगा, ठीक है, तो वो वापस अपने रूरल एरिया में चला जाएगा या अपने डेस्टिनेशन जो ओरिजिन रीजन है वहाँ पे चला जाएगा। और मौसमी प्रवास, ठीक है, मौसमी प्रवास का मतलब है कि किसी भी रीजन में, फॉर एग्जांपल जो ट्रांसह्यूमस जो चारागाह होते हैं हिमालयन रीजन में, ठीक है, जैसे गद्दी, बकरवाल, भोटिया, ये लोग क्या करते हैं कि अपने पशु चारण के लिए ग्रीष्म ऋतु में तो जो पर्वतों की ऊपरी ढलान होती है वहां पे चले जाते हैं, और शीत ऋतु में वापस घाटी रीजन में आ जाते हैं, तो इसको मौसमी प्रवास कहते हैं। ठीक है, तो वो भी एक प्रवास का प्रकार है। ये गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से नगर, और नगर से गांव की ओर होता है। ये मतलब 4 स्ट्रीम है मैंने इनकी, तो ये भी आगे एक पूरा चैप्टर है इनके बारे में, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या आप महसूस करते हैं कि एक ही व्यक्ति दोनों, एक अप्रवासी और एक उत्प्रवासी हो सकता है? ठीक है, अब यहाँ अप्रवासी और उत्प्रवासी का मतलब क्या है इसको एक बार डिटेल से देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अप्रवास का मतलब होता है इमिग्रेशन, और उत्प्रवास का मतलब होता है एमिग्रेशन। एमिग्रेशन, ठीक है। अब अप्रवास का मतलब होता है प्रवास जो किसी नए स्थान पर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कोई रीजन है, ए रीजन, और ये बी रीजन है, तो ए से बी पे चला जाना अप्रवास होता है। ठीक है, बी वाले रीजन में यही डेस्टिनेशन और ओरिजिन वाली बात है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू ए न्यू पैलेस, ठीक है, इमिग्रेशन कहते हैं। उत्प्रवास का मतलब है कि प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं। अब ये रीजन है, यहाँ से बाहर चले गए, लेकिन वो गए कौन से किस स्थान पर ये कंफर्म नहीं। माइग्रेंट हु मूव आउट ऑफ ए पैलेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट। ठीक है, तो ये दो कंडीशन होती हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, इमिग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स। उसके बाद में नेक्स्ट है, लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों के दो समूह हैं। ठीक है, अब जो माइग्रेंट है, जो माइग्रेंट है उनको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं, जो इफेक्ट कौन कौन से फैक्टर करते हैं, उनमें पहला है प्रतिकर्ष कारक। अब प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से होते हैं, ये जो इसको पुश फैक्टर बोलते हैं, पुश फैक्टर, और अपकर्ष कारक को बोलते हैं पुल फैक्टर। ठीक है, अब प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से होते हैं, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारी तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई रहेगी, फिर रहन सहन की निम्न दशाएं होगी, लोगों को भोजन की आपूर्ति नहीं होगी, उनको खान पान की चीजें नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं होगी, राजनीतिक जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है वो रहेगी, प्रतिकूल जलवायु रहेगी। ठीक है, प्राकृतिक विपदाएं, ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर होती है वो आती रहती है, और महामारियाँ, और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन, ये सारे कारण के। आप ग्रामीण रीजन में कोई ऐसे हमारी जो सोशल हायरार्की हमने क्रिएट की है, ठीक है, तो उसकी वजह से कहीं है कि बहुत सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपना काम नहीं कर सकते, तो वो शहर में आते हैं। ठीक है, अब शहर में आते ही उनका क्या सोशल स्टेटस है जो नेग्लेक्ट हो जाता है, तो हाँ यहाँ पे वो कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का एक कारण जातीय व्यवस्था भी है, तो इसको मानते हैं। तो सिटी में आते ही जो स्टेटस है जातीय व्यवस्था का वो
उनका विलोप हो जाता है, तो वो जैसा चाहे धंधा कर सकते हैं सिटी में आके। तो ये एक प्रतिकर्ष का कारक है। दूसरा है अपकर्ष। अपकर्ष कारक कौन सा? पुल फैक्टर। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं? इसमें है काम के बेहतर अवसर। अब इसके उल्टे हो जाएंगे। रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति और स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की ओर की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई सिटी रीजन है, वहाँ पे अच्छा काम मिल जाता है, रहने की सुविधा अच्छी रहती है, लाइट पानी बिजली सड़क जो भी है फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा देती है, शांति और स्थायित्व होता है, ठीक है, प्रॉपर सिक्योरिटी होती है नाइट के टाइम में, ठीक है, और उसके बाद में जीवन व संपत्ति की सुरक्षा होती है, अनुकूल जलवायु दशाएं पाई जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो अपकर्ष कारक के रूप में काम करती है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही है। और साथ ही आप जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका डिस्कशन हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। 11th क्लास की एनसीईआरटी है भारत का भौतिक पर्यावरण, उसका कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। उसमें हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में देखा था, फिर फिजियोग्राफिक डिवीजन, ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल, ठीक है, ये सारी चीज़ों और नेचुरल डिजास्टर के बारे में पढ़ा था, जिसमें बाढ़, सूखा, सुनामी, ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो इस चैप्टर को आप डिस्कस मतलब इस 11th क्लास की भारत का भौतिक पर्यावरण से संबंधित जो डिस्कशन है, आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ होगा, तो आप यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और 11th क्लास के एनसीईआरटी का डिस्कशन भी देखिए। और साथ में आने वाले टाइम में ये 11th क्लास की 12th क्लास की एनसीईआरटी का डिस्कशन चल रहा है, और इसके बाद में जो भारत वाली एनसीईआरटी है ह्यूमन ज्योग्राफी, उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को भी डिस्कस करेंगे। और साथ में आने वाले टाइम में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, थ्योरीज कॉन्सेप्ट और जो मेन बेसिक है ज्योग्राफी का, उसके बारे में भी अच्छे से डिस्कस करेंगे अलग से। तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और साथ में डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है इस ज्योग्राफी वाला जयपुर के नाम से, वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स और वो सारी चीज़ें मिल जाएगी जो एडिशनल मटेरियल है। तो आप ये चीज़ जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है, नेक्स्ट हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।